श्रोताओं नमस्कार। इस समय हमारे साथ दूरभाष पर मौजूद हैं संस्कृति, जीवन शैली और भाषा के अध्येता विद्वान प्रोफेसर राममोहन पाठक जी। आप मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के पूर्व निदेशक हैं और वर्तमान में आप दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के कुलपति हैं। प्रोफेसर राममोहन पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार अनुरंग जी। इस समय बहुत विपत्ति वाली स्थिति है, बहुत बड़ी आपदा हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में है और जो लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना वायरस कह लें, कोविड-19 कह लें, उसके कारण लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं और जो भी ऐसे थोड़े से लगता है कि ग्रसित हो रहे हैं उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। उनसे बार बार ये निवेदन किया जा रहा है कि आप घर में रहें, एकांत में रहें, ताकि जो संक्रमण है वो अन्य लोगों तक न फैलें और आप भी उससे उबर सकें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल सुरक्षित रहें। आप से हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक बहुत वरिष्ठ लेखक भी हैं, बहुत अनुभवी साहित्यकार भी हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्वारंटीन आदिकाल से भारतीय जीवन शैली का ये किस तरह से अंग रहा है। आपदा की स्थिति में, विपदा में शारीरिक दूरी या जिसे संगरोध कहा गया है हमारे यहाँ हिंदी में जी। और ये अंग्रेजी का शब्द है क्वारंटीन। आज के कोरोना दौर में इसकी तीव्र प्रासंगिकता और उपयोगिता का संपूर्ण विश्व ने अनुभव किया है। करीब 100 देशों में संगरोध को कोरोना महामारी की रोकथाम के उपाय के रूप में अपनाया गया है। आज जिसे सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक अलगाव कहा जा रहा है, वह वस्तुतः मिनिमल ह्यूमन कांटेक्ट के पश्चिमी प्रतिरोधी चिकित्सकीय सिद्धांत का ही वर्तमान स्वरूप है जी। इसमें मानव शरीर से मानव शरीर के स्पर्श को वर्जित माना जाता रहा है। उद्देश्य रोग प्रसार रोकना रहा है। आज तक कोरोना महामारी के किसी भी प्रभावी परिणामी उपचार या टीके के अभाव के कारण त्रस्त पूरा विश्व सटीक प्रतिरोध यानी प्रिवेंटिव तौर तरीके के रूप में संगरोध के व्यवहार के लिए बाध्य हो चुका है। लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति में विश्व में इसका प्रसार रोकने की दिशा में भारतीय पारंपरिक संगरोध या क्वारंटीन पद्धति बहुत ही कारगर उपाय साबित हुई है। भारतीय जीवन शैली में पारंपरिक रूप से संक्रामक रोगों से बचने का एक सही और कारगर उपाय स्वयं को दूसरों के शारीरिक संपर्क से अलग थलग रखना रहा है। यह रोगी और निरोगी दोनों के स्वास्थ्य के हितों और रोगों से बचाव की दृष्टि के एक अत्यंत कारगर, अत्यंत उपयोगी उपाय के रूप में सदैव मान्य रहा है, सदियों से मान्य रहा है। पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान की मान्यता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी रोकथाम या बचाव ही इलाज से बेहतर है जी। इलाज कराने से पहले अगर रोकथाम कर ली जाए तो बहुत कुछ सफलता स्वास्थ्य रक्षा के लिए मिल सकती है जी। भारतीय जीवन शैली में हजारों सालों से शिशु के जन्म से व्यक्ति की मृत्यु तक मानव व्यवहार का यह क्वारंटीन अंग रहा है। भारतीय समाज में संस्कृति में मान्य जीवन शैली के अंग के रूप में मानव जीवन के प्रारंभ या जन्म से मृत्यु तक प्रचलित सूतक ही वर्तमान संगरोध या क्वारंटीन है। मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय विश्वनाथ पाठक जी विश्रुत वैद्य थे। आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय सूक्ष्म विज्ञान की व्याख्या करते हुए वे निरंतर कहते थे कि भारतीय जीवन शैली नितांत वैज्ञानिक और मानवोपयोगी है। आधुनिक विज्ञान जिसे पाखंड मान रहा है, उसका महत्व और उपयोगिता कभी न कभी विश्व को जरूर समझ आएगी। लगता है कोरोना दौर में यह बात सत्य साबित हो रही है। पूरी दुनिया के सिर पर मंडराता एक वायरस का खतरा मानव मात्र की मृत्यु की खतरे की घंटी का प्रतीक बन चुका है। ऐसे दौर में भारतीय सूतक के प्रावधानों को मानने और व्यवहार में लाने को दुनिया विवश हो चुकी है। विश्व के प्रत्येक देश में संगरोध या क्वारंटाइन के कानून हैं जी। पेड़ पौधों और पशुओं के भी क्वारंटीन का विधान है। व्यक्ति विशेष शहरों, मकानों, दुकानों, कारखानों और रास्तों आदि के भी संगरोध के यानी क्वारंटीन के अनेक देशों में प्रावधान हैं। अमेरिका और यूरोप में जिस घर में संक्रमित रोगी
या संक्रमण होता है वहां घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दी जाती है ताकि दूसरे लोग संक्रमित होने से बच सकें और उस घर से दूरी बनाए रखें। 20वीं सदी के प्रारंभ में महात्मा गांधी पत्नी कस्तूरबा और दोनों बच्चों के साथ 44 दिन के समुद्री तूफान को झेलते हुए यात्रा पूरी कर डरबन दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें क्वारंटीन कानून के तहत जहाज से उतरने नहीं दिया गया। अंग्रेज शासकों ने भारत में प्लेग संक्रमण के बाद अफ्रीका पहुंचे गांधी को संक्रमण के बहाने क्वारंटीन में डाल दिया। गांधी ने संक्रमण के प्रतिबंध को पूरी तरह स्वीकार किया। दूसरी बार गांधी को दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश न देने की अंग्रेजों की चाल असफल हो गई। गांधी धैर्यपूर्वक क्वारंटीन में रहे और बाद में क्लीन चिट मिलने पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पुनः प्रवेश किया, जो अंग्रेजों के लिए बहुत ही अत्यंत ही कठिन स्थिति थी और उनका वहां प्रवेश अंग्रेजों के लिए एक चुनौती था जी। क्वारंटीन शब्द की ओर देखें तो क्वारंटीन मूलतः लैटिन भाषा का शब्द है। शब्दकोशों और ज्ञान कोशों के अनुसार इसका शाब्दिक अर्थ वैसे तो 40 है, पर इसका व्यावहारिक अर्थ संक्रामक रोगों से ग्रसित या ऐसे रोगियों के संपर्क में आए लोगों का घूमना फिरना, दूसरों से संपर्क में आना या घुलना मिलना, उसको सीमित या प्रतिबंधित करना है। प्राचीन काल में पानी का जहाज आवागमन और व्यापार का मुख्य साधन था। जिन जहाजों पर किसी गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्ति या जहाज पर लदे माल में गंभीर रोगों के सूक्ष्म विषाणु होने का संदेह या सूचना होती थी, उन जहाजों को 40 दिनों तक बंदरगाह पर आने की मनाही होती थी। समुद्र के बीच लंगर डालकर खड़े रहने को मजबूर ऐसे जहाजों पर संक्रमित रोगी की चिकित्सा और जहाज को विषाणु मुक्त करने के बाद बंदरगाह लाया जाता था। क्वारंटीन की 40 दिन की अवधि में जहाज अलग थलग समुद्र के बीच लंगर डालकर खड़ा रहता था। क्वारंटीन की शुरुआत ब्रिटेन में फैले प्लेग के संक्रमण के दौरान हुई और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी या वैधानिक मान्यता प्राप्त है। दो देशों की जल सीमाओं के बीच की सीमा पर क्वारंटीन की जांच के बाद ही जहाजों को किसी अगले देश की सीमा में जल सीमा में प्रवेश की अनुमति देने का प्रावधान है। जहाज का कप्तान जांच के समय सभी यात्रियों, सामानों और कर्मचारियों के रोग मुक्त तथा स्वस्थ होने का रोग मुक्ति प्रमाण प्रस्तुत करता है और अगर किसी कप्तान ने सत्य को छिपाया, सही जानकारी नहीं दी, तो सत्य छिपाने पर जहाज के कप्तान को कड़े दंड का प्रावधान है। जिस जहाज में कोई संक्रमित रोग या वस्तु होती है, उस जहाज पर क्वारंटीन अवधि तक की समाप्ति तक पीला झंडा फहराता है, जो अन्य जहाजों को खुद से दूर रहने और स्वयं के संगरोध या क्वारंटीन में होने का सूचक है। हवाई यात्रा के लिए भी ऐसे ही कानून हैं। संक्रामक रोग संबंधी टीका लगाने पर ही अनेक देशों में यात्रियों को प्रवेश की इजाजत है, अन्यथा उन्हें हवाई अड्डे पर ही क्वारंटीन में रख दिया जाता है। भारतीय जीवन शैली में बच्चे के जन्म के समय ऐसा ही सूतक लागू करके बच्चे और माता पिता को अलग कक्ष में रहने के लिए कहा जाता है। पिता तो बाहर जा सकता है, लेकिन माता पूर्णतः उस अवधि में अलग कक्ष में रहकर 1 मास तक नवजात और उसकी देखभाल करती है। किसी भी संक्रमण से बचाने की यह पूरी प्रक्रिया आज भी भारतीय समाज में मान्य और प्रचलित है। इसे जन्म सूतक कहते हैं। इस दौरान कई तरह के औषध युक्त जल से जच्चा बच्चा का स्नान, शुद्धिकरण किया जाता है। पूरे महीने के क्वारंटीन में माँ शिशु दोनों का खान पान और संपर्क, स्पर्श आदि सब कुछ अलग थलग होता है, सब कुछ अलग परिभाषित है और उसी अनुसार आचरण किया जाता है। जन्म और मृत्यु के समय और उसके बाद भी हमारी जीवन शैली में उन घातक जीवाणुओं के बचाव से उसके तौर तरीके अपनाए जाते हैं जिनके सूक्ष्म प्रभाव से रोगों के प्रसार की आशंका होती है। हमारे यहाँ घर के बाहर ही जूते चप्पल उतारकर हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश की इजाजत की परंपरा रही है। वाराणसी में रईस परंपरा के ऐतिहासिक भवन सेवा उपवन के बाहर राष्ट्रसेवी बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने
सभी प्रवेश द्वारों पर इस सूचना के बोर्ड लगवाए थे, प्रवेश से पूर्व जूते चप्पल बाहर उतारने की प्रार्थना स्वीकार करें। उस भवन के 4 प्रवेश द्वार थे और चारों प्रवेश द्वारों पर ऐसी प्रार्थना के बोर्ड लगाए गए थे जी। और होता भी यही था कि लोग जूते चप्पल उतार कर हाथ पैर धोकर ही अंदर प्रवेश करते थे। उनका यह प्रयास बहुचर्चित और मान्य हुआ। अनेक लोगों ने ऐसे ही सार्थक प्रयास किए। उन दिनों इसे सूक्ष्म क्वारंटीन कहा गया। आज की दिनचर्या में हाथ मिलाकर अभिवादन और स्वागत करने की पश्चिमी सभ्यता और परंपरा के स्थान पर दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन स्वागत की भारतीय जीवन शैली अपनाने के लिए पूरा विश्व मजबूर हो गया है, क्योंकि यह वैज्ञानिक और उपयोगी है। पैर और हाथ धोकर शुद्धिकरण के बाद ही धार्मिक अनुष्ठान करने तथा शौचालय में जाने के बाद निकलकर हाथ पैर साबुन से, जैसा पहले के दौर में साफ मिट्टी से भी होता था, उसके धोने के बाद स्नान करना आवश्यक है। भोजन से पहले ठीक से हाथ पैर धोकर ही भोजन करना और बाद में भी उसी तरह हाथ पैर धोकर दूसरे काम करने की प्रक्रिया दैनिक जीवन में मान्य है। आज कोरोना के प्रसार से संक्रमित पूरे विश्व में, उसके खतरे से सामना कर रहे पूरे विश्व ने हाथ पैर को साफ रखने की, सैनिटाइजर के उपयोग की यह प्रक्रिया अपनाई है, जो भारत में पहले से अपनाई जाती रही है। मृत्यु की स्थिति में शवदाह की भारतीय पद्धति आज धीरे धीरे विश्व में मान्यता प्राप्त कर रही है। मृत्यु के 10-12 दिनों के सूतक की हमारी परंपरा है। शव में दूषित विषाणु होते हैं, अतः शव की अंतिम क्रिया करने वाले व्यक्ति का 10 दिनों तक बिल्कुल अलग थलग कक्ष में रहना, जिस परिवार में किसी की मृत्यु हुई उस परिवार से कम 10 दिनों तक बाहर के किसी व्यक्ति का कोई संपर्क न रहना या वहां कोई सामाजिक आवाजाही न रखना, अर्थात सूतक बरतना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इन दिनों घर परिवार में कोई धार्मिक पूजा या अनुष्ठान नहीं होते। परिवार के लोगों का मंदिरों में जाना या पूजा पाठ करना भी वर्जित होता है, जिसे आज कोरोना दौर में हम सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं जी। जिस घर में मृत्यु का सूतक होता है वहां लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करते जब तक सूतक समाप्त न हो। केसर, पान, कपूर, हल्दी, नीम, गुलाब जल, केवड़ा जल पानी में डालकर स्नान की हमारी परंपरा यह औषधीय परंपरा है और इससे कई दिनों तक न नहाने वाले विदेशी भी अपना रहे हैं। इस परंपरा को कई दिनों तक जो विदेशी नहीं नहाते हैं उन्होंने अब अपना लिया है जी। अतः यह सर्वथा उपयोगी है। भारतीय परंपरा में शव का दाह किया जाता है। जो व्यक्ति शव यात्रा में सम्मिलित होते हैं या श्मशान तक जाते हैं उन सभी को सूक्ष्म सूतक या लघु अवधि सूतक लगता है और उनके सचैल स्नान, संस्कृत में कहा गया सचैल स्नान, अर्थात जो कपड़ा पहन करके वे शव यात्रा या श्मशान घाट जाते हैं उन सभी कपड़ों को ठीक से धोने के बाद ही पूरा स्नान करना जरूरी है और शुद्धि के पश्चात, स्नान के पश्चात ही अपने घर में प्रवेश का प्रावधान है। इससे पहले किसी को भी स्पर्श करना या किसी भी वस्तु का स्पर्श करने की मनाही है। गंभीर बीमारी की दशा में भी बीमार व्यक्ति को अलग थलग रखने और उसके उपचार में लगे व्यक्ति को भी अन्य लोगों से दूर रखने की हिदायत का आज भी भारतीय जीवन शैली में पालन अनिवार्य है। बीमारी के दौरान और पूजा पाठ के लिए सदा धुले हुए और साफ कपड़े पहनना जरूरी है। बीमार या संक्रमित व्यक्ति के वस्त्रों और बिछावन को बदलते रहना जरूरी है, जबकि पश्चिमी संस्कृति में जीन्स आदि वस्त्रों को लोग बिना धुलवाए महीनों पहनते हैं। ऐसी वर्जनाएं पश्चिम में नहीं है, लेकिन अब इस तरह की वर्जनाओं को, साफ सफाई से युक्त जीवन को, जिसको महात्मा गांधी ने स्वच्छता कह करके पूरे देश के लिए आह्वान किया था स्वच्छता का, उसे पूरी दुनिया ने समझा है जी। सूक्ष्म जीवाणुओं से रक्षा के लिए नीम और हल्दी जैसी प्राकृतिक वस्तुओं के प्रयोग की हमारी पुरानी परंपरा रही है, जिसे आज के कोरोना दौर में पूरे विश्व ने उपयोगी माना है। मंत्रों और ध्वनि के सामर्थ्य को भारतीय परंपरा में मान्यता रही है। भारत की वैदिक ज्ञान परंपरा में अथर्ववेद का कृमि संहार सूक्तम, कृमि यानी कीटाणुओं के संहार करने वाले मंत्रों के सूक्त की
ये हमारे यहाँ परंपरा रही है। अथर्ववेद का कृमि संहार सूक्तम सूक्ष्म घातक जीवाणुओं के नाश के लिए ध्वनि उपचार है। संगरोध या क्वारंटीन में रहने वाले के उपचार के लिए इस मंत्र का श्रवण उपयोगी माना गया है। इसकी वैज्ञानिकता के प्रश्नों पर अब भी विशेष शोध की आवश्यकता है। जीवाणुओं से मुक्ति के लिए शंखनाद, मंदिरों के घंटों की ध्वनि को ध्वनि आवर्तन के माध्यम से सूक्ष्म विषाणुओं के नष्ट हो जाने की भी हमारे यहाँ मान्यता रही है। कपूर की आरती, शुद्ध घी के दीप और हवन के धूम से भी कीटाणुओं का विनाश होता है। ऐसी धार्मिक मान्यताओं को भी मनुष्य ने हमेशा अपनाया और परखा है। हमारे यहाँ नक्षत्रीय परिवर्तनों जैसे संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पर भी संगरोध या सूतक की मान्यता है। ग्रहीय विकिरण के प्रभाव से बचने के लिए यह सब भारतीय विधान की परंपरा है। अतः भारतीय जीवन शैली की पारंपरिक विशेषता और उपयोगिता आज विश्व ने महसूस की है। जन्म से मृत्यु तक मानव जीवन को भारतीय परंपरा में जिन नियमों या संस्कारों की प्रक्रिया से नियमित किया गया है, उनकी सार्वकालिक उपयोगिता का ही एक प्रमाण संगरोध या क्वारंटीन के रूप में कोरोना के इस दौर में अपनाने की विश्व की व्यवस्था है। भारत इस व्यवस्था के लिए एक औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से अनेक प्रावधानों का एक उसका इतिहास है। भारतीय परंपरा बड़ी ही उपयोगी सिद्ध हुई है, जिसके प्रमाण हमें मिलने लगे हैं। संगरोध या कहने क्वारंटीन और आदिकाल से भारतीय जीवन शैली का ये किस तरह से अंग रहा है, इस पर श्रोताओं अभी प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी ने बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी। प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, संस्कृति, जीवन शैली और भाषा के अध्येता विद्वान हैं। हम श्रोताओं की ओर से प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो विस्तार से हमें क्वारंटीन के बारे में जानकारी मिली है, वो हमारी भारतीय परंपरा से कितने निकट से जुड़ा हुआ है, तो हमें इसका पालन अवश्य करना चाहिए। हम एक बार पुनः प्रोफेसर पाठक जी को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। पांडुरंग जी, धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को इस रोग की मुक्ति की कामना के साथ मेरी शुभकामनाएं। जी, बहुत धन्यवाद।